बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर वो आई आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, जिसमें एक ट्वीट के जरिए DGISPR ने यह कहा कि आर्मी चीफ का कहना है कि वो एक्सटेंशन यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर यकीन नहीं रखते। पाक फौज एक अजीम इदारा है और वो नेशनल इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखेंगे। और इस हवाले से आज की इन ट्वीट्स के बाद, इस बयान के बाद जितनी भी चहमगोइयाँ हो रही थी, जितनी अफवाहें गर्दिश कर रही थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, वो सब दम तोड़ गई हैं। आर्मी चीफ को इस स्टेज पर, इस टाइमिंग पर ये बयान क्यों दिलवाना पड़ा, क्यों DGISPR को ट्वीट करनी पड़ी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और ख़ास तौर पर ये कि इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, किस तरह से असरअंदाज होगी ये स्टेटमेंट सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर, और आर्मी चीफ का कद इस स्टेटमेंट के बाद और कितना बुलंद हुआ, और उनकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से मजीद क्या बात की जा सकती है। आज इस हवाले से बात होगी। आगे चल के हम बात करेंगे कि अभी तक जो गल्फ न्यूज़ की तरफ से इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ज़रा ये कहते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह मारा जा चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक तालिबान का वो बदनाम दहशतगर्द है जो कि बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलविस है और उनका सरगुना भी है। मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात करें। इस हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं, मैं चाहूँगा उन पर भी, उस हवाले से भी आपसे बात की जाए। आगे चल कर कुछ दिन कबल एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल राहील दौरे पर गए सऊदी अरेबिया के और फिर ईरान के। और यहाँ पर यह कहा गया मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यह बात डिस्कस हुई कि पाकिस्तान एक्चुअली मीडिएट कर रहा है, सालिसी कर रहा है दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान। अब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। एक्चुअली क्या हुआ और इसका पस मंजर क्या था, इसका पेश मंजर क्या है, हम चाहते हैं जरा आज इस हवाले से भी डिटेल में बात होगी। नजम सेठी साहब, एक सेकंड, मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा दिन है। मैंने सोचा आप कहने वाले बड़ा लंबा एजेंडा है। नहीं, मेरा लंबा एजेंडा नहीं, मुझे हजम ही नहीं हो रहा। यू आर डिप्रेस्ड? हाँ जी। खैरियत है घर में? नहीं, सब खैरियत, अल्लाह रहम करे। फिर व्हाई आर यू डिप्रेस्ड? मैं देखिए, मुझे किसी ना किसी स्टेज पर प्रोग्राम के, आज पहले तो था ना किसी एक हिस्से में, अच्छा, मेरे ख्याल में हर इशू के ऊपर शायद वो आपकी प्रेडिक्शन चलानी पड़े और फिर मुझे आपकी शायद दिल पे पत्थर रख के तारीफ भी करनी पड़े। तो पाजी आज तुसी कोई ऐसी प्रेडिक्शन करने लगे हो जी गलत निकली है? नहीं, मैं आई विश कि ऐसी को होती ताकि मैं कहता थोड़ी लाइन पिट गई, मैंने बड़ा मजा आया। लाइन पिट गई? नहीं, मगर क्या लाइन कट गई है, लाइन पिट गई है, क्या हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो मगर आप मायूस क्यों है? नहीं, मैं मायूस इसलिए हूँ कि वो बस मैं जो चाह रहा था वो नहीं हुआ। बहरहाल चले, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चाह रहा था और मैं क्या नहीं। मोहतात हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आप क्या गेम खेल, आज आप कोई गेम खेलने वाले हैं? शेठी साहब, आप वैसे ही मुझसे मोहतात रहा। नहीं, मैं रहता हूँ, मुझे तो आज कोई कागज पढ़ने के लिए नहीं दिया। मैं यहाँ खाली बैठा हूँ, एक कागज भी मेरे सामने मैंने जानबूझ के नहीं दिया। और आपने कहा जी गली कोई नहीं, आज कोई गल्ला है ही नहीं, आज मैं ही गल्ला करांगा। मैं कहा तुसी करो फिर आज। अच्छा, बात ये, सबसे पहले हम आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हवाले से आज से पहले जो चहमगोइयाँ हुई उस हवाले से एक ब्रीफ सी रिपोर्ट है, आप देखिए और फिर से बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से काफी अरसे से चहमगोइयाँ हो रही थी और इस हवाले से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कियानी की मिसालें भी दी जाती थी कि उन्होंने भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल की थी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से चहमगोइयाँ आज से कबल खास तौर पर उस वक्त हो रही थी जब कराची ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे अहम महाजों पर पाकिस्तान की अफवाज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी। उधर DGISPR ने आज एक ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीकी के आसराइयों का गला घोंट दिया। DGISPR ने ट्वीट में कहा कि जनरल राहील शरीफ का मजीद कहना है कि वो अपनी रिटायरमेंट के मुकर्ररा तारीख को रिटायर हो जाएंगे। ट्वीट में मजीद कहा गया कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए जारी कोशिशें जारी रहेंगी और मुल्क के कौमी मफादात का दिफा हर सूरत पर किया जाएगा। याद रहे कि रवां साल नवंबर में जनरल राहील शरीफ के ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी। यहाँ अहम सवाल यह है कि आर्मी चीफ को आखिरकार ये बयान क्यों देने की जरूरत पेश आई जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में अभी तकरीबन 11 माह का अरसा बाकी है। सवाल तो ये भी है कि इस ऐलान के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरत्तब होंगे।
रिपोर्ट आपने देखी, सवाल हर किसी के जहन में आज यही है, शायद जवाब आपके जहनों में भी है, लेकिन उसको जरा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है कि क्या जरूरत पेश आई। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूंगा कि दिल पे पत्थर रखते हुए नजम सेठी साहब की एक प्रेडिक्शन मैं कह लूं, या एक इंटरव्यू जब वो दे रहे थे एक सीनियर जर्नलिस्ट को, पीजे मीर साहब को, इसी महीने 14 तारीख को, जब उनसे इस हवाले से पूछा गया तो नजम सेठी साहब का क्या कहना था, जरा ये क्लिप सुनिए। ये तो मुझे नहीं पता कि एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा एक इंटरनल सिस्टम जो है वो ये कहता है कि जनरल रहील शरीफ जिस किस्म के शख्स हैं वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे। मैं समझता हूँ इतने अपराइट अफसर और इतने स्ट्रेट सोल्जर बड़े कम आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 2-3 आए हैं ऐसे, मगर दिस मैन इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दैट सेंस। मैं आपको ये भी बता दूं कि चिड़िया की खबर क्या है। चिड़िया की खबर यह है कि इनकी फैमिली जो है, his wife and his 2 kids, वो तो ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट होम जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं। another year to go, घर बनते हैं, प्लॉट्स होते हैं, वो सारा कुछ तैयारियां होती हैं। they are already making preparations. that tells you what his thought is. he is not going to ask for an extension. आर्मी चीफ विल नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, और वो नहीं लेंगे, नहीं मांगेंगे, और आज उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया। नजम सेठी साहब दिल पे पत्थर रख के फुल मार्क्स, वेरी गुड। आपकी चिड़िया ने भी चले जो बताया, दैट इज एन एडेड इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे ख्याल में इस किसी फोरम पे डिस्कस नहीं हुई। लेकिन मैं इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा इसको डिस्कस इसलिए करना चाहूँगा कि अभी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का अरसा बाकी है, मैंने कहा तकरीबन 11 महीने हैं। क्यों यहाँ पर बहुत से एक ब्रिगेड पूरी थी कुछ एंकर्स की जो बेचारे शुरू से सुबह से शाम तक यही पीटते रहे कि आप इस मुल्क को इस हालत में छोड़ के चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन फिर आज लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जी आर्मी चीफ को अभी इतना वक्त पड़ा है, ये काम वो 6 महीने बाद भी कर सकते थे, आज क्यों किया उन्होंने? देखिए इस किस्म की डिबेट अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। इसके बुरे नताइज ही होते हैं, अच्छे नताइज नहीं होते। जबकि आप आर्मी चीफ के बारे में पब्लिक फोरम्स पे उनका बिहेवियर, उनका कॉन्डक्ट, उनके बारे में प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दें, बिकॉज वो असर करता है आर्मी के मोराल को, आर्मी की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में। इट्स अ ब्लैक एंड वाइट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जब आप सवाल खड़े कर देते हैं तो इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज। दूसरा ये है कि कुछ आर्मी चीफ्स एम्बिशियस होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ विजनरीज होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट्स होते हैं। ये नॉर्मल पॉलिटिशियंस में भी होता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जब आप इस किस्म की डिस्कशन शुरू करते हैं तो मनी फिर कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जो कि अगर डोमिनेंट हो तो वो उभर आती हैं। कुछ फ्लैटरर्स भी बड़े होते हैं, फ्लैटरी करते हैं। वो हमेशा के फ्लैटरी के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी फ्लैटरी करें वो कम है, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगी, हमेशा वो लगेगी जाके। इंसान है ना, जितनी आप उसकी तारीफ करेंगे, कमजोरी तो होती है, हर बंदा चाहता है कि उसकी तारीफ हो। तो ये एक कुदरती चीज़ है। जो लोग ये बात शुरू करते हैं इस किस्म की, उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो जो भी इस वक्त पावर में हो उसकी खुशामदी बने हो। दे वॉन्ट टू बी हिज फॉलोअर्स। पावर अट्रैक्ट करता है उनको, और उनका ये ख्याल होता है कि उनकी तारीफ करेंगे जो पावर में है तो वो उनको पसंद करेंगे, शायद कुछ उन्हें मिल जाए वहाँ से। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े साहसी होते हैं, वो कहते हैं ऐसी बात शुरू करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। कंट्रोवर्सी आमतौर पे अच्छी नहीं होती, वो एक सीधे साधे आदमी को भी ख़राब कर सकती है कंट्रोवर्सी, और स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द आर्मी, उसके अंदर तो कंट्रोवर्सीज वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि डिलिबरेटली प्रोवोक करते हैं कि इसके ऊपर जवाब मिले या इसको इसकी जो हैसियत है उसको कम किया जाए। क्योंकि जैसे ही आप डिस्कशन शुरू करते हैं फिर हर बंदा उसमें अपनी 2 टके की बातें करता है। तो जनरल रहील शरीफ के बारे में ये कहा जा सकता है कि 2 साल में इन्होंने जो कबूलियत हासिल की है और जो आवाम का प्यार हासिल किया है वो कम ही जर्नलों ने किया है इतनी जल्दी, और वो भी सियासत ना करने के लिए। ये नहीं कि उन्होंने कोई सियासत की है जिसकी वजह से उन्हें कबूलियत मिली है या उन्हें इतना प्यार मिल रहा है आवाम की तरफ से। उन्होंने जिस किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज शो की हैं, स्ट्रेट एज अ सोल्जर, बिकॉज वो सोल्जर है, नॉट अ पॉलिटिशियन, उसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं।
तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की ये खतरा ये होता है कि अगर बंदा की पर्सनैलिटी कमज़ोर हो, तो ससेप्टेबल हो, तो वो ही कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैटरी। और इन लोगों का मकसद यही होता है कि किसी ज़रिए फ़ौज के दरमियान और सिविलियंस के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। आपको पता है हमने ये इस चीज़ को छेड़ा भी नहीं था कभी। आपने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि इस इशू को डिस्कस करना, बातें हो रही हैं और बड़ी फजूल बातें। मैं आपसे कहता था नो, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। एक्चुअली उस दिन जिस दिन ये इंटरव्यू हुई 14 तारीख को, पीजे मीर साहब क्रिकेट के ऊपर इंटरव्यू होने जा रही थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इस किस्म का सवाल आ जाएगा। अब वो उन्होंने एकदम सवाल कर दिया, तो आई हैड नो चॉइस बट टू आंसर इट। तो फिर मैंने अपनी जहन और दिल की आवाज़, मैंने जो मेरे जहन में था, जो मैं समझता हूँ जनरल रहील शरीफ के बारे में, जो मुझे इल्म है या जो मैं एहसास करता हूँ, जो मैंने उनको एनालाइज किया, इसलिए मैंने फिर ये जिसे कहते हैं ना गर्दन बाहर निकाल के, क्योंकि अगर मैं कह देता कि ये नहीं है और आगे जाके कुछ और निकलता, तो दुश्मनों ने यही क्लिप निकाल के दिखाना था, सिटी से कह रहे थे उन्होंने लेनी कोई नहीं, वो तो लैके बह गए हुण बोलो। तो इस किस्म की प्रेडिक्शंस की नहीं जाती, स्पेशली अबाउट द आर्मी। बट आई वाज इन अ फिक्स, सो आई हैड टू स्पीक माय माइंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा, ये इस किस्म का माहौल यहाँ बन चुका था कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल और इम्प्रेसिव जनरल रहील शरीफ लग रहे थे। बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इसमें उनकी हैसियत बुलंद हो गई, स्टैचर इतना बढ़ गया, स्टैचर बंद हो गया, हर रोज फ्रंट पेज पे आ रहे थे, इदारिये लिखे जा रहे थे, सब कुछ जैसे कि ही और पाकिस्तान में नहीं दुनिया के मकबूल अखबारों में लिखे जा रहे थे। उसमें उस वक्त मैंने ये यहाँ इसी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये शायद अच्छी बात नहीं है और इसकी अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया था कि कुछ काम करें तो आपकी शोहरत बढ़ती जाती है या कामयाबी बढ़ती जाती है, मगर कुदरत का ये कानून है कि एक वक्त आता है कि वो रुक जाती है, एक सर्टेन पॉइंट पे वो रुक जाती है और उसके बाद वो फिर नीचे गिरती है, वो हाइट होती है उस चीज़ की। ये कुदरत का एक साइंटिफिक कानून है, उसे कहते हैं पहले द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स देन द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो मैंने ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स इज अबाउट टू सेट इन, और मेरा इशारा ISPR की तरफ था, जिनके जर्नैल जो हैं वो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, जनरल बाजवा को, और मेरे यहाँ एक दो दफ़ा भी आए हैं, हमारे यहाँ उन्होंने चाय वाय भी पी है, और अगेन वेरी फाइन सोल्जर, जिन्होंने कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है जिनको। तो मैंने सोचा कि इनडायरेक्टली मैं उन्हें ये कहूँ कि थोड़ा कम कर दें, इतना ना उठाएं उनको, और मैंने देखा है उसके बाद वैसे भी एहसास होना शुरू हो गया, मगर ये कंट्रोवर्सी बनती जा रही थी। और मुझे कुछ लोग कहते थे प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है इससे, कुछ मिनिस्टर्स जाके उनके कानों में बात करते थे कि देखो सर वो, और मुझे पता था कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज आई थिंक ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इससे भी बड़ा कुछ देख लिया, एंड ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास एक वक्त कोई लोग आए थे और उनको कह रहे थे कि आप मेहरबानी करके 6 माह के लिए बाहर चले जाए, स्टेप डाउन करें, आप छुट्टी पे चले जाइए धरना के दौरान। और इनका जवाब ये था कि एग्जैक्ट 30 अगस्त की रात को, तो भी एग्जैक्ट 30 अगस्त की रात में, या शायद एक आध दिन, जिस दिन वो PTV का 30 या 31 अगस्त थी ऐसी। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जवाब इस शख्स को ये दिया था कि नहीं, अगर वो टेक ओवर करना चाहते हैं तो उन्हें कहीं टेक ओवर कर लें, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। और ये कह के उन्होंने अलविदा किया, उनको कहा जाइए। वो भी एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत थी, वो भी जो भी थे, तो अब वो रहने देना अब आप हर बात आप पूछना चाहते हैं, सच है रास्कल। हुण इंजन कर गए, हुण दाना पाओ, चिड़िया बैठे हुण फड़ लो उसे। नहीं तो वो आई थिंक दैट वाज कन्वेड कि दिस प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड ऑन सर्टेन थिंग्स एंड ही इज अ फेटलिस्ट इन मेनी वेज। कुछ उनसे शायद गलत फहमियाँ थी या गलत कदम उठाए उन्होंने शुरू में, जो कि अब उन्होंने पीछे हट गए वहाँ से, मगर उन्हें एक बात का एहसास हो गया कि जो जर्नैल ने धरना के दौरान टेक ओवर नहीं किया, ही इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर। मैं आपको स्ट्रेट एज दे कम क्लिप एक दिखाना चाहता हूँ। ये 5 सितंबर 2014 का क्लिप है आपस की बात का, जरा आप ये क्लिप देखिए। उसका फेलियर कंस्पिरेसी का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है जनरल रहील शरीफ, क्योंकि जनरल रहील शरीफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस कंस्पिरेसी के ट्रैप में वो नहीं आए, और इसलिए वो उन्होंने मौका वो देते गए हुकूमत को और दोनों साइड्स को कि इस मसले को किसी तरीके से हल करें और आर्मी को ड्रैग इन ना किया जाए।
So I that think, endorses the point. So therefore the Prime Minister has not been fooled by these people, जिनकी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन या टेंशन क्रिएट की जाए। एंड दूसरी तरफ से जनरल रहील शरीफ इज बीन स्पीकिंग स्ट्रेट। Even General Rahil Sharif भी was not impressed by the dharna and the empire thing. वो तो आपको पता ही है उस वक्त जो सूरत हाल थी। और यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्टेज ऐसी आई थी कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने फौज के अंदर ये कंस्पिरेसी की है और हमने प्रूफ दिया आपको, उसकी हम छुट्टी कराना चाहते हैं और मेरा पावर है उसको छुट्टी कराने का। तो राहिल शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि ये जवाब दिया था या दिया होगा या हो सकता है दिया हो, जरा थोड़ा सा इसको जरा गोल कर देते हैं, बफर जोन में, बफर जोन डाल देते हैं ताकि वो पकड़ ही ना ले इसके ऊपर। वो तेनों किस तरह पता, तो इधर से आ रहा था, तेनों तो 2 लीटर लाइए जरा पता करिए तेरी चिड़िया कितने पहुंची थी। तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा सर रहने दो, वो अब रिटायर होने वाले हैं, डोंट वरी। एंड पीएम ने सोचा होगा द मैन हु इज टेलिंग मी डोंट नॉट टू वरी is a man who's actually not done anything to disturb and me. he's the man in charge. And he's the man in charge, so let's go by what he says. So the Prime Minister swallowed his this thing, pride, and said, ठीक है, fine, no problem. So there is a lot of trust. आपने देखा PM इनको हमेशा हर जगह साथ रखते हैं और ये कतराते नहीं हैं. He's always there to take responsibility and to share in the burden. So you know, this is the first time such a wonderful team has been working together. वो और बात है कि political government की बहुत सी नाअहलियाँ होती हैं, वो अपनी जगह पे. We're talking about the relationship between the Prime Minister and the Army Chief, and the Army under the Army Chief and the ruling party under the Prime Minister. So इसलिए I was sure that first of all I didn't think that this issue would be raised by the government, and but क्योंकि ये चीज़ अब चल रही थी और बहुत सी बातें, ये भी बात चल रही थी कि गवर्नमेंट फ्लश आउट करना चाहती है, उनकी सोच से सुनना चाहती है क्या है क्या नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा आया, अच्छे टाइम पे ये आ गया ताकि ये ख़त्म होगी बात। ये बात और बढ़नी थी आगे, इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती थी और ये अच्छा हुआ कि अब आर्मी चीफ की तरफ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आया है दैट वाज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वंडरफुल सोल्जर लाइक हिम, दैट नो आई एम हियर फॉर माय 3 years। अब सवाल ये है, मैं सवाल आप करना चाहेंगे? सवाल मैं करना चाहूँगा, ये तो फिर हम गूगली आ रही है सवाल। अच्छा ये गुगली वो न्यूजीलैंड वाली ना हो, नहीं वो तो पिटाई हो रही है, वही ना फिर पिटाई हो जाएगी, जरा थोड़ा सा लॉब करके देना ताकि मैं कुछ चौका थोड़ा फ्लाइट साइड दे, फ्लाइट साइड दे रहा हूं। मैं एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक इज एनफ फ्लाइट फॉर नजम सेठी साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे पास यकीन मानिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल है इसी हवाले से, और उससे शायद कुछ नई चीजें ज़हन में जन्म ले सकती हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, बस साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से। आज DGISPR की तरफ से ट्वीट्स की गई जिनमें ये कहा गया कि जनरल राहील शरीफ मुलाजमत में तोसी के ऊपर यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी किस्म की एक्सटेंशन लेंगे। वो अपनी जो उनकी मुद्दत है, मुद्दत मुलाजमत, उसके पूरा होते ही रिटायर हो जाएंगे। नजम सेठी साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है, बड़ा सादा सा, ऑफ कोर्स सादा सवाल ये है, तुम कितने मासूम हो, बहुत ज़्यादा है ना, आपको आज तक नहीं समझ आई ये बात। ठीक, बात यह है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें उन्होंने ये कह दिया कि वो रिटायर हो जाएंगे इस साल, उनकी मुद्दत मुलाजमत, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, फर्क है। हाँ हाँ, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे? हाँ, यही तो बात है, मतलब कि वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे मगर क्या वो रिटायर हो जाएंगे? गूगली है ना ये, हाँ गूगली है ना, अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से। मगर ये है कि मुझे पता था कि तुम्हारे ज़हन में इसी किस्म का कोई सवाल है। बात ये है, सोचिए कि हुकूमत एक फैसला करती है कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है एज एन इंस्टीट्यूशन वो 3 साल से 4 साल कर दिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एक जमाने में 4 साल होता था, पता नहीं शायद होता हो, मुझे नहीं याद, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है होता था। 3 साल से 4 साल कर दिया जाए। आफ्टर ऑल यहाँ जजेस 8-8 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, कोई उनके ऊपर स्वाय एज के और कोई चीज़ ही नहीं, और एज की भी एक्सटेंशन हो गई है। जजेस अपने लिए ये कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहते हैं, एक तजवीज़ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 5 साल से 4 साल कर दें, अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और प्राइम मिनिस्टेरियल टेन्योर जो है वो 4-5 साल से 4 कर दें, प्रेसिडेंट का 5 साल से 4 कर दें, और आर्मी चीफ का 3 साल से 4 कर दें, ताकि सारे जो हेड्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी 4-4 साल हो जाए, ऑम्बुड्समैन भी 4 साल हो जाए, एंड सो ऑन।
4 साल इज़ अ वेरी गुड टाइम। वो इतना टाइम है कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और इतना टाइम है कि अगर आप अच्छे काम नहीं कर सकते तो जल्दी घर जाएं और देर ना बैठे रहें। अमेरिकन प्रेसिडेंसी इज 4 years एंड मेनी अदर कंट्रीज मैक्सिमम 4 years एंड देन आप री इलेक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि आर्मी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे हैव टू रिटायर एट अ पर्टिकुलर एज, मैं तो समझता हूँ 60 is too young for a bureaucrat to retire। इनकी भी एज बढ़ानी चाहिए ताकि नए रिक्रूट्स ना करने पड़े, और इतना जो वास्ट एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी के पास होता है, वो अपने पीक पे पहुंचते हैं, पीक पे पहुंचे आप उनकी छुट्टी करा देते हैं, उनको कहते हैं जाके गोल्फ खेलें। इट्स नॉट राइट, दे शुड देन दैट्स द टाइम व्हेन दे हैव मोस्ट विजडम एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो अच्छे नहीं है उनको छांटी कर दे, मगर जो अच्छे हैं दे शुड नॉट बी गिवन एक्सटेंशंस, दे शुड हैव द राइट टू कंटिन्यू टिल 65 और 68। अच्छा, अब अगर ऐसी कोई तजवीज़ हुकूमत करती है कि जी आर्मी चीफ का टेन्योर 4 साल का होता है, तो फिर ये सूरत हाल होगी कि सिर्फ रहील शरीफ के लिए नहीं, हर आर्मी चीफ जो आएगा जब से ये अमेंडमेंट होगी इन द रूल्स, इट विल अप्लाई टू एवरीवन। अब एक सूरत हाल होती है कि गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमने अमेंडमेंट करनी है इन द रूल और इन द लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, और हर आर्मी चीफ इज फॉर 4 years। देन इफ दैट इज द लॉ, देन हाउ कैन जनरल रहील शरीफ से कि जी मैं जा रहा हूं, कि मेरे 3 साल पूरे हो गए ने मैं जा रहा, क्योंकि थोड़े 3 साल तो नहीं, फिर तो 4 साल हो गए, और सिर्फ थोड़े वास्ते नहीं, फिर सारे वास्ते ही, उसके बाद भी जो आएंगे उनके भी 4 साल के। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल तब्दीली हो जाएगी। ये एक ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर के पास। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, जनरल रहील शरीफ ने कह दिया आई एम नॉट गोइंग टू सीक एन एक्सटेंशन। ठीक, उन्होंने ये नहीं कहा, और ना ही उन्हें कहना चाहिए, ना ही उन्हें कोई इस किस्म की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई कानून पास करती है, ही हैज टू ओबे द लॉ, एंड दैट लॉ इज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर जनरल रहील। हाँ, वो तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए फैसला होगा। ये जनरल मुशर्रफ नहीं है जिन्होंने अपने आप को एक्सटेंशन दी, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है जिन्होंने अपने लिए नए कानून बना लिए, ये जनरल कियानी नहीं है जिन्होंने एक्सटेंशन मांगी, या अगर नहीं मांगी तो मिल गई 3 साल की। ये जनरल पाशा नहीं है जिन्होंने एक्सटेंशन मांगी या नहीं मांगी मगर ले ली जब मिल गई। ठीक है, जनरल मुशर्रफ नहीं है जिन्होंने खुद को एक्सटेंशन, वही मैंने कहा, एंड और भी ऐसे जनरल्स रहे हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सटेंशन दिए हैं, जनरल याया है, जनरल अयूब है। मतलब तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए यहाँ। इफ द गवर्नमेंट इन इट्स इन्फिनिट विजडम थिंक्स कि आर्मी चीफ का टेन्योर 4 साल का होना चाहिए, और उसके लिए बड़ी जस्टिफिकेशंस भी हैं, या तो दे कैन पास एंड चेंज द लॉ, उसके अंदर ऑपोजिशन भी उसकी हामी हो सकती है, सारे मिलकर मुश्तरका को फैसला करें, एंड देन इफ दैट हैपेंस देन जनरल रहील शरीफ शुड स्टे फॉर द फुल टर्म। देन टू से कि नहीं अब मैं घर जा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले अनाउंस कर दिया था, वुड नॉट बी राइट। उन्होंने ये कहा है मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, दिस वुड नॉट बी सीकिंग एन एक्सटेंशन, दिस वुड बी कंप्लाइंग विद द लॉ। इसलिए मैं इस चीज को यहाँ रोकना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। ओके, कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, नहीं मांगनी, गवर्नमेंट का हक है कि वो अगर 4 साल की टर्म बनाते हैं वो बना सकते हैं, उसके लिए जस्टिफिकेशंस दी जानी चाहिए, और अगर वो हुआ तो फिर जनरल रहील शरीफ शुड सर्व 4 years इंस्टेड ऑफ 3 years। ओके, अच्छा यहाँ बात यह है कि आज मैंने देखा आसिफ जरदारी साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से कहा गया जनाब के बड़ा अच्छा फैसला है जनरल साहब का, और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है इसको जड़ पकड़ने नहीं देना चाहिए किसी भी इदारे के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आर्मी चीफ ने कहा है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि बड़ा अच्छी बात है और उनके कद में इजाफा होगा, इदारे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी, और ये बड़ा तासुर अपनी जगह ज़ोर पकड़ती है कि शायद बहुत से लोग इंतज़ार में भी हैं कि अगर जनरल रहील शरीफ साहब उनकी ओहदे की मुद्दत पूरी होती है, वो रिटायर हो जाए, तो शायद उन पर ज़रा हाथ हौला हो जाए, शायद कोई जो जितने विगर से ये चल रहा है सारा ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन, ज़रबे अज़ब हो, किसी भी जगह हो, शायद इसमें इतना ज़्यादा वजन ना रहे या जोर ना रहे। मैं समझता हूँ कि अगर जनरल रहील शरीफ को अगर ये कानून पास अगर ऐसा हो जाता, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, ये ऐसी सोच भी है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर। अगर मुझे पता भी कुछ हो तो आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आई थिंक ये इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ लोगों को ये ख्याल है कि शायद जनरल रहील शरीफ कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी के अंदर उन्हें सबको पता होगा अब तो ये जा रहे हैं, तो अब क्या ठीक है हम जो मर्जी चाहें कर लें, या पूरे ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये गलत फहमी है। आर्मी वो आर्मी नहीं है,
ये आर्मी चीफ होता है जब तक वो नया आर्मी चीफ बन नहीं जाता कोई। जब तक नया आर्मी चीफ बन नहीं जाता, पुराना आर्मी चीफ होता है और द आर्मी ओबेज द आर्मी चीफ। And the chain of command goes all the way from down, all the way down. Therefore, ये कहना कि जी वो हो अब तो जनरल रहील शरीफ कम, ये लेम डक, नो देयर इज नो सच थिंग एज अ लेम डक। आर्मी चीफ इज द आर्मी चीफ, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ ये ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, इनका रिजॉल्व कि टू फिनिश द जॉब दैट आई हैव स्टार्टेड, वो और भी मजबूत हो जाएगा। Since he is not asking for any favor, not getting any compromise, not looking for a compromise, and he's risked his life and limb for something he believes in and which is good for the country. तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा बयान बड़े टाइम पे आया। अगर देर लगाते तो ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती और ख़राब भी हो सकती थी कंट्रोवर्सी। फिर ये बयान का वो है, उसकी अहमियत ना होती है, वजन ना होता। और अगर गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नाखुश हैं, ज़रूर होते हैं ना हर जगह पे, या ऑपोजिशन में ऐसे लोग हैं, देयर वॉइसेस हैव आल्सो बीन साइलेंस्ड टुडे। आपने देखा जरदारी साहब दनदनाते थे, अब अल्ताफ भाई की तरफ से नहीं आया, वो भी आ जाएगा, आना चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब का भी आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े टाइम पे ये बयान आ गया और सही तरीके से आया है। इस बात को छोड़ देना चाहिए। आई थिंक जनरल रहील विल कंटिन्यू टू डू व्हाट ही इज डूइंग। There will be no direct intervention in politics. he'll remain hands-on. He'll remain hands-on. He'll support the government and all the good initiatives. सारी foreign policy Prime Minister और Army Chief मिलके बनाएंगे और मिलके कैलिब्रेट करेंगे। मैं नहीं समझता इसके अंदर किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग की भी कोई स्कोप है। मैं ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं पेंट कर रहा, मगर मैं आपको हकीकत एक बता रहा हूँ। हकीकत के पीछे एक और हकीकत है। प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता वो डिरेल हो गए तो दिस इज इट, इसके बाद देयर इज नो थर्ड चांस, देयर इज नो एग्जाइल, नो थर्ड चांस। आर्मी चीफ को ये पता है, आर्मी को भी ये पता है कि एनी टेक ओवर वाली बात इस मुल्क को विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स इस मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इतने आपके दुश्मन हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, खुद खुले में है, मतलब फौज यू नीड ईच नीड्स द अदर, ईच नीड्स द अदर। और ये सिविल मिलिट्री बैलेंस ही है जो इस मुल्क को इस क्राइसिस से टेक्निकली निकाल सकता है। वो और बात है निकाले या ना निकाले या फेल हो जाए, बट नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये है कि सिविल मिलिट्री बैलेंस स्टेबल रहे और सिविल मिलिट्री बैलेंस सेम पेज पे रहे एंड दे प्रोसीड कॉशियसली बट फर्मली। ओके, ब्रेक का वक्त यहाँ पर आ गया। इस हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दो अहम इश्यूज हैं। एक पाकिस्तान तहरीक तालिबान का जो अमीर है मुल्ला फजलुल्लाह, उसके हवाले से खबर आ रही है कि उसे मारा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई मुसद्दका इतलात इस हवाले से नहीं आई। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इस तरह की इतलात माजी में भी आती रही हैं। इस पर ब्रीफली हम बात करेंगे और आगे चल के ज़रा थोड़ी सी बात होगी पाकिस्तान की उस कोशिश की जो कि उन्होंने की ईरान और सऊदी अरेबिया के मामला ठीक कराने में। उसकी हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे जाने से पहले एनसीडी साहब एक सवाल ऐसे जहन में आया। अच्छा, ऐसे ही आ गया, ऐसे ही आया था, चिड़िया ले आइए कहीं से है? वो ये है कि जरा सोचिए आप जनरल साहब की जगह पर जाकर कि अगर आप हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है कि हम कानून में तब्दील कर रहे हैं और जो टेन्योर है आर्मी चीफ का वो अब 3 की बजाय 4 साल में होगा विद इमीडिएट इफेक्ट, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आर्मी चीफ का, नोइंग द पर्सन ही इज? यार ये इफ और ये अगर हो गया तो अगर ऐसे नोइंग द सोल्जर दैट ही इज। अच्छा, अब आपने यू पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। आई थिंक पहली बात तो ये है कि शायद ऐसी ऑफिशियली तो गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, दैट इज नॉट द वे दीज थिंग्स आर डन। अगर अनऑफिशियली भी अगर ऐसी कोई प्रपोजल हो या वो पूछें तो भी बड़े गोल तरीके से आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। और अगर पहुंचती भी है आर्मी चीफ की तरफ तो मेरा ख्याल है उनका जवाब ये होगा, अगर आपने ऐसी बात करनी है और आप कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप मुझे जाने दें घर, और अगले आर्मी चीफ मेरे जाने के बाद जब नया आर्मी चीफ आएगा तो आप 4 साल कर दीजिए, अभी ना कीजिए। दिस इज व्हाट आई वुड से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने ऐसी बात की भी और अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो गवर्नमेंट उनकी एडवाइस लेगी। गवर्नमेंट कुड स्टिल ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंक्रीज इट एट एनी टाइम। ओके, सो इसको यहाँ रोक देते हैं। और कोई चिड़िया का सवाल ना ले आए यार। बस नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा आपका, मुझे पता है आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे इस हवाले से।
नरीम रेड्डी साहब, अभी कोई उनके मुसद्दका इतलात बिल्कुल नहीं है। कुछ देर पहले मैं सलीम साहब से भी बात कर रहा था। इस तरह की खबरें मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत की, ये इनफैक्ट गल्फ न्यूज़ ने ये दी थी 2014 में भी कि वो ड्रोन हमले में मारे गए हैं, और अब भी ये कहा रहा है कि वो नंगाहार सूबे के अंदर बॉर्डर एरिया के अंदर वो उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। आपको पता है टारगेट तो है, ये तो आप कह चुके हैं मुल्ला फजलुल्लाह ड्रोन के टारगेट है। मैंने बहुत दफ़ा नहीं कहा, मैंने कुछ 2-3 महीने पहले कहा था कि विद इन द नेक्स्ट 3 months बड़ी सीरियस अटेम्प्ट्स होंगी to target him, and it will be a targeted drone. If and when it happens, it will be a targeted drone strike. This is on record. अब बात ये आज की खबर ये है कि शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक के जरिए वो मारे गए, बट मैं समझता हूँ कि ये कंफर्म नहीं है। अगर तो ये कंफर्म हुई तो आप मेरा क्लिप दिखा दीजिएगा कल, और फिर मैं नवाजिश। और अगर खबर ठीक नहीं है तो फिर क्लिप को होल्ड कीजिए, वो वक्त आएगा तो वो क्लिप दिखाना पड़ेगा आपको, बिकॉज फजलुल्लाह विल गो one day. He will go via drone, make no two ways about it. Number 3, it will be joint Pakistan intelligence and American intelligence operation. ये दोनों का हाथ होगा। ओके, हकीमुल्लाह की हलाकत में ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस सारी हमारी थी, और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस अमेरिकन के पास है ही नहीं, और अफगान के पास कैपेसिटी नहीं, और अमेरिकन से पुल आउट कर गए ना। सो वी आर दी ओनली वंस, वी हैव पेड इन्फॉर्मर्स एंड सो ऑन। देयर आर मेन, मतलब वो तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हो भी सकता है कि कल ये कंफर्म हो जाए कि वो मारे गए, कंफर्म हो जाए कि वो नहीं मारे गए, मगर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो एक दिन आएगा, ही विल बी एलिमिनेटेड एंड इट विल बी बाय जॉइंट पाकिस्तान अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। बाय द वे, आपने आज का प्रोग्राम देखा, जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।